रोहित है और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। 4 अगस्त 1972 बीबीसी के दिन के बुलेटिन में अचानक समाचार सुनाई दिया कि युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने युगांडा में वर्षों से रह रहे 60,000 एशियाई को अचानक देश छोड़ देने का आदेश दे दिया है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उन्हें देश छोड़ने के लिए सिर्फ 90 दिन का समय दिया जाता है। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो वजन वाले ईदी अमीन को हाल के विश्व इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाहों में गिना जाता है। एक जमाने में युगांडा के हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे ईदी अमीन 1971 में मिल्टन ओबोडो को हटाकर सत्ता में आए थे। अपने 8 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने क्रूरता के इतने विभत्स उदाहरण पेश किए जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में बहुत कम ही मिलती है। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन को अचानक एक सपना आया और उसने युगांडा के एक नगर टोरोरो में सैनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अल्लाह ने उनसे कहा है कि वो सारे एशियाई को अपने देश से तुरंत निकाल बाहर करें। अमीन ने कहा, एशियाई ने अपने आप को युगांडा वासियों से अलग थलग कर लिया है और उन्होंने उनके साथ मिलने जुलने की कोई कोशिश नहीं की है। उसकी सबसे ज्यादा रुचि युगांडा को लूटने में रही है। उसने गाय को दुहा तो है लेकिन उसे घास खिलाने की तकलीफ गवारा नहीं की। शुरू में अमीन की इस घोषणा को एशियाई लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अमीन ने अपने सनकपन में यह ऐलान कर दिया है, लेकिन थोड़े दिनों में उन्हें पता चल गया कि अमीन उन्हें अपने देश से बाहर कर देने के लिए उतारू है। वैसे तो बाद में अमीन ने कई बार स्वीकार किया कि यह फैसला लेने की सलाह अल्लाह ने उनके सपने में आकर दी थी, लेकिन अमीन के शासन पर बहुचर्चित किताब गोस्ट ऑफ काम्पला लिखने वाले जॉर्ज इवान स्मिथ लिखते हैं। इसकी प्रेरणा उन्हें लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी से मिली थी, जिसने उन्हें सलाह दी थी कि उनके देश पर उनकी पकड़ तभी मजबूत हो सकती है जब वो उसकी अर्थव्यवस्था पर अपना पूरा नियंत्रण कर ले। उन्होंने उनसे कहा था कि जिस तरह उसने अपने देश में इटालियंस से पिंड छुड़ाया है उसी तरह वो भी एशियाइयों से अपना पिंड छुड़ाए। जब ये घोषणा हुई तो ब्रिटेन ने अपने एक मंत्री जियोफ्री रिपन को इस मंशा से कंपाला भेजा कि वो अमीन को ये फैसला बदलने के लिए मना लेंगे। लेकिन जब रिपन वहां पहुंचे तो अमीन ने कहलवाया कि वो बहुत व्यस्त होने के कारण अगले 5 दिनों तक उनसे नहीं मिल पाएंगे। रिपन ने लंदन वापस लौटने का फैसला किया। जब उनके एक अधिकारियों ने उन्हें समझाया तो चौथे दिन अमीन जाकर रिपन से मिलने को तैयार हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस पूरी घटना से अमीन की छवि पूरी दुनिया में एक नीम सनकी शासक के रूप में फैल गई। उसकी क्रूरता की और कहानियां भी पूरी दुनिया को पता चलने लगी। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केयम्बा ने एक किताब लिखी है, आई स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन, जिसमें उन्होंने अमीन की क्रूरता के ऐसे किस्से बताए कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। केयम्बा ने लिखा, अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके मरने के बाद उनके शवों के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। युगांडा के मेडिकल समुदाय के बीच ये बात आम थी कि मुर्दा घर में रखे बहुत से शवों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके गुर्दे, लीवर, नाक, होठ और गुप्तांग गायब मिलते थे। जून 1974 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी गॉडफ्री किगाला को गोली मारी गई तो उसकी आंखें निकाल ली गई और उनके शव को काम्पला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया। केयम्बा ने बाद में एक बयान दिया कि कई बार अमीन ने जोर दिया कि वो मारे गए लोगों के शवों के साथ कुछ समय अकेले में बिताना चाहते हैं। जब मार्च 1974 में कार्यवाहक सेना अध्यक्ष ब्रिगेडियर चार्ल्स अरूबे की हत्या हुई तो अमीन उसके शव को देखने मुलागो अस्पताल के मुर्दाघर में आए। उन्होंने उप चिकित्सक अधीक्षक क्योबावेक से कहा कि उन्हें शव के साथ अकेला छोड़ दें। किसी ने यह नहीं देखा कि अमीन ने अकेले छोड़े जाने पर उस शव के साथ क्या किया, लेकिन कुछ युगांडा वासियों का मानना है कि उन्होंने अपने दुश्मन का खून पिया, जैसा कि काकवा जनजाति में प्रथा है।
अमीन काकवा जनजाति से आते थे। केयम्बा लिखते हैं, कई बार राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के सामने शेखी बखारी थी कि उसने मानव का गोश्त खाया है। मुझे याद है अगस्त 1975 में जब अमीन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के अपनी जायर यात्रा के बारे में बता रहा था, तो उसने कहा कि वहां उन्हें बंदर का गोश्त परोसा गया जो कि मानव के गोश्त से अच्छा नहीं था। लड़ाई के दौरान अक्सर होता था कि अपना साथी सैनिक घायल हो जाता है, ऐसे में उसको मारकर खा जाने से आप भूखमरी से बच सकते हैं। एक और मौके पर अमीन ने एक उगांडा के एक डॉक्टर को बताया था कि मानव का गोश्त तेंदुए के गोश्त से ज्यादा नमकीन होता है। अमीन के पुराने नौकर मोजेज अलोगो ने कीनिया भाग आने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर आज के युग में विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अमीन के समय में युगांडा में भारत के उच्चायुक्त रहे मदनजीत सिंह ने अपनी किताब कल्चर ऑफ द सिप्लेक्रे में लिखा है, अलोगा ने बताया, अमीन के पुराने घर कमांड पोस्ट में कमरा हमेशा बंद रहता था। सिर्फ मुझे भी उसके अंदर घुसने की इजाजत थी और वो भी उसे साफ कर दी गई। अमीन की 5वीं बीवी सारा क्योलाबा को इस कमरे के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उन्होंने मुझसे उस कमरे को खोलने के लिए कहा। मैं थोड़ा झिझका क्योंकि अमीन ने मुझे आदेश दिए थे कि उस कमरे में किसी को घुसने नहीं दिया जाए। लेकिन जब सारा ने बहुत जोर दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए तो मैंने उस कमरे की चाबी उन्हें सौंप दी। कमरे के अंदर 2 रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। जब उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर को खोला तो वो चिल्लाकर बेहोश हो गए। उसमें उनके एक पूर्व प्रेमी जीज गिटा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। सारा के प्रेमी की तरह अमीन ने कई और महिलाओं के प्रेमियों के सिर कटवाए थे। जब अमीन की दिलचस्पी इंडस्ट्रियल गोल्ड के प्रमुख माइकल कबाली कागवा की प्रेमिका हेलेन ओवांग में जागी तो अमीन के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें कंपाला इंटरनेशनल होटल के स्विमिंग पूल से उठवाकर गोली मार दी। बाद में हेलेन को पेरिस में युगांडा के दूतावास में पोस्ट किया गया, जहां से वो भाग निकली। अमीन मेकरेरे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विंसेंट एमोरू और तोरोरो के रॉक होटल के मैनेजर शेका नबो की पत्नियों के साथ भी सोना चाहता था। इन दोनों को बाकायदा योजना बनाकर मारा गया। अमीन के इतने प्रेम संबंध थे कि उसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि एक समय में उसका कम से कम 30 महिलाओं का हरम हुआ करता था जो पूरे युगांडा में फैला होता था। ये महिलाएं ज्यादातर होटलों, दफ्तरों और अस्पतालों में नर्सों के रूप में काम करती थी। अमीन की चौथी पत्नी मिदीना भी एक बार उनके हाथों मरते मरते बाल बाल बची। हुआ ये कि फरवरी 1975 में अमीन की कार पर कंपाला के पास गोलीबारी की गई। अमीन को शक हो गया कि मेदीना ने हत्या की कोशिश करने वालों को कार के बारे में जानकारी दी थी। अमीन ने मेदीना को इस बुरी तरह से पीटा कि उनकी खुद की कलाई टूट गई। बहरहाल एशियाइयों को निकाले जाने के बाद युगांडा की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। निकाले गए 60,000 लोगों में से 29,000 लोगों को ब्रिटेन ने शरण दी, 11,000 लोग भारत आए, 5,000 लोग कनाडा गए और बाकी लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों में पनाह ली। जमीन से शुरुआत करते हुए लोगों ने ब्रिटेन के रिटेल उद्योग की पूरी सूरत बदल दी। ब्रिटेन के हर शहर के हर चौराहे पर पटेल की दुकान खुल गई और वो लोग अखबार और दूध बेचने लगे। आज युगांडा से ब्रिटेन में जाकर बसा पूरा समुदाय बहुत समृद्ध है। ब्रिटेन में इस बात के उदाहरण दिए जाते हैं कि किस तरह बाहर से आए पूरे समुदाय ने न सिर्फ अपने आप को ब्रिटेन की संस्कृति में ढाला बल्कि उसके आर्थिक उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की। आगे और भी ऐसे ही आपको कहानियां सुनाता रहूंगा। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।